नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत हॉट हो गया है, इतनी गर्मी है, तो इस गर्मी में आपके गर्मी के एहसास को थोड़ा और बढ़ाने में आ गई हूँ अगली वीडियो लेकर। हीट इंजन, वो इंजन जो गर्मी पैदा करेगा, जो हीट पैदा करेगा, उसकी हमें स्टडी करनी है। इन प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स की बेसिक टर्म्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। वी डिस्कस्ड अबाउट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट्स सिग्निफिकेंस, देयर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, देयर फेलर्स, कि कहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्रॉब्लम आ गई, उसने हथियार गिरा दिए, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया उसको वापस गिरे हुए फर्स्ट लॉ को ऊपर उठाने के लिए। तो अब दिमाग में आता है कि भैया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की भी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो हैं इनकी वो क्या हैं। सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं वो हीट इंजन, कारनोट साइकिल वगैरह वो हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हीट इंजन। इंजन, सबसे पहले मैं बात यहाँ पर करूँगी इंजन की। इंजन क्या होता है? अब ब्ला ऐसी डेफिनेशन देने लग जाएंगे। और 3 इडियट्स देखी होगी आप लोगों ने, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही भाषा में बात पूछी जाती है कि मशीन क्या होती है, इंजन क्या होता है, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं। बिकॉज मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स ध्यान नहीं रहते हैं, आई जस्ट रिमाइंड मैं कहूँ कि क्रक्स जो होता है मुझे सिर्फ वो याद रह जाता है। तो वहाँ पर 2 डेफिनेशंस होती हैं, एक जो चतुर ने दी थी जिससे आपको मार्क्स मिलते हैं, और एक स्ट्रेट भाषा जो कि आमिर खान ने यूज़ की, वो ज़्यादा स्ट्रेट हो गई थी। सो हम लोगों को लेमन लैंग्वेज में फ़िज़िक्स को अंडरस्टैंड करना है। हम लोग हीट इंजन की बात करेंगे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हम लोग जिस साइंस को फॉलो कर रहे हैं वो ग्रीक, लैटिन उन लोगों की साइंस है, और इन वर्ड्स के जो मीनिंग है उन लैंग्वेजेस में, दोज आर बेसिकली द डेफिनेशंस ऑफ दोज वर्ड्स। अब जो इंजन वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है इंजीनियम, जिसका मतलब क्या होता है? गैजेट और डिवाइस। अब इस गैजेट में ऐसा क्या खास है, इस डिवाइस में ऐसा क्या खास है, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे बेस्ड होता है, जो कि हमें ये बताता है कि हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होती है, कितनी होती है, हमें ये कैलकुलेट करना है। क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की क्या डेफिनेशन रहती है कि व्हेन वी सप्लाई हीट टू अ सिस्टम इट इज़ कंज्यूम्ड इनटू 2 ways। वन पार्ट ऑफ इट इज़ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड अनदर पार्ट इज़ कंज्यूमिंग इन परफॉर्मिंग द वर्क। वो वर्क डन बाय सिस्टम भी हो सकता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। बेसिकली हीट और जो वर्क है उनके अंदर आपस में रिलेशनशिप क्या है, कितनी हीट से कितना वर्क मिलेगा, कितने वर्क से कितनी हीट मिलेगी, ये बातें बताने में फर्स्ट लॉ असमर्थ था। तो इसीलिए सेकंड लॉ आया। हमने पिछली वीडियो के अंदर सेकंड लॉ की तीनों स्टेटमेंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया, विद एग्जांपल्स डिस्कस किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बोलती जाऊँगी, आप लिखते जाइए, नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल काफ़ी है इसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही हीट इंजन आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपको सबसे पहले हीट इंजन को डिफाइन करना होता है कि होता क्या है। किसी भी डिवाइस को लिखने का तरीका, उसकी इंट्रोडक्शन, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग, या जो भी कुछ हमें उसके बारे में कैलकुलेट करना होता है, दैट वी हैव टू डू। सो आप लोग सबसे पहले हीट इंजन के बारे में क्या लिखेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट कर देंगे हीट इंजन की डेफिनेशन लिखना। यू विल राइट अ हीट इंजन इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क, कि हम हीट देंगे किसी सिस्टम को और हमें कितना वर्क मिलेगा, वो सिस्टम कितना काम करेगा। हम गर्मी देंगे, वो कितना उछलेगा और कितना फुदकेगा और कितना काम हमें मिलेगा। सो ये बेसिक डेफिनेशन आप लिख देंगे। उसके बाद आप बात करेंगे, इसी इंट्रोडक्शन के अंदर ही बहुत कुछ आपको लिखना है। एंड आफ्टर दैट यू विल राइट दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इट इज़ क्लियर दैट मैकेनिकल एनर्जी और वर्क can be converted into heat and heat can be converted into work, vice versa, कि heat work में, work heat में first law of thermodynamics के according convert हो सकता है। For the conversion of work into heat, no special apparatus is required, कि अगर आपको वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है, आपको कोई स्पेशल अपरेटस की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे अपने हैंड्स को रब करते हैं, आपने वर्क किया, हैंड्स को मूव करवाने में हीट जनरेट होगी, हाथ आपके गर्म हो जाते हैं।
सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। जितना काम आप करते हैं वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मैंने हैंड्स की रबिंग करी, मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे। सो सारा का सारा वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है? हीट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे आयरन है, इस्त्री करते हैं आप कपड़ों पर, उसके अंदर भी यही रहता है, हीटिंग एलिमेंट होता है। जितना करंट हम पास करवाते हैं वो सारा किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है। सो जितने हीटिंग डिवाइसेज हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट थ्रू फ्रिक्शनल फोर्सेस, क्योंकि हमें जस्ट लॉसेस करवाने होते हैं और लॉसेस करवा के क्या है, सारा का सारा जो वर्क है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। Every such process that involves the frictional forces must essentially be irreversible process and change of entropy must here be greater than zero। तो ऐसे processes में delta S entropy, the extent of randomness in an object in a system must be greater than zero। सो इतना लिखने के बाद आपको एग्जाम्पल देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू स्टोन्स आर रब्ड टुगेदर, मैंने हाथ कहा, स्टोन्स कहा, जो भी आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। इट विल प्रोड्यूस हीट। मैं पहले बोलूँगी फिर मैं आपको समझाऊंगी ताकि आप लोग नोट कर लें। आप लोग इसके बाद इतनी इंट्रोडक्शन के बाद एग्जाम में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू स्टोन्स आर रब्ड टुगेदर हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। इफ़ दे आर रब्ड इन लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर or in flowing water, the heat produced is carried away by the water and there is no rise in temperature of the stones। क्योंकि अगर आप stones की रबिंग करेंगे तो हीट जनरेट होगी, हमें पता है, और टेम्परेचर जो है वो राइज होगा स्टोन्स का। लेकिन अगर आपने फ्लोइंग वाटर के अंदर उनको रब किया है और तब क्या होगा, जो हीट हो जाएगी वो सारी की सारी वाटर अपने साथ लेकर जाता रहेगा, स्टोन्स का टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा। सो द प्रोसेस कैन बी रिपीटेड फॉर इनडेफिनेट टाइम विदाउट रेजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द स्टोन्स। क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सो ऐसा करके क्या हो जाएगा कि जो होल ऑफ द वर्क डन है दैट कैन बी एंटायरली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड एफिशिएंसी इज़ 100%। क्योंकि अगर मुझे सारे वर्क को हीट में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस में होता रहेगा। क्योंकि अगर हीट ज़्यादा होती रहेगी तो वहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो हीट जनरेट होती जा रही है उसको वाटर लेके जाता जा रहा है, हीट जनरेट होती जा रही है, वाटर लेकर जाता जा रहा है। सो आप इनडेफिनेट टाइम तक उस काम को करते रह सकते हैं और 100% एफिशिएंसी आप अचीव कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम जो है वो कहाँ रहती है कि आपको इस कन्वर्जन के लिए, बट अगर मैं रिवर्स करूँ, फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल वर्क इनटू थर्मल एनर्जी और हीट, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होल्ड्स इन ट्यून एंड विद एनी नेचुरल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्योंकि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है और इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो चेंज इन एंट्रोपी है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो चेंज इन एंट्रोपी जो है वो 0 होना चाहिए। एंट्रोपी हम आगे बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर एंट्रोपी, हमने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी बात करी थी कि फ्रिक्शनल फोर्सेस होनी चाहिए ताकि प्रोसेस इरिवर्सिबल हो और चेंज इन एंट्रोपी क्या हो, 0। अब सेकंड पैराग्राफ के लास्ट में भी यही बात करेंगे कि जो चेंज इन एंट्रोपी है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू फॉर अ बॉडी और अ सिस्टम विच इज़ एट अ सिंगल टेम्परेचर। लेट अस नाउ कंसीडर द डिटेल कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। पहले आपने वर्क को हीट में कन्वर्जन की बात करी, फिर आप नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर बात करेंगे रिवर्स प्रोसेस की। आपको हीट को, सारी की सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। यही प्रॉब्लम आई थी फर्स्ट लॉ को। पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हमने बात करी कि अगर आपको वर्क को हीट में लेके जाना है, यू डोंट नीड एनी स्पेशल अपरेटस। सो अब आप इतना लिखने के बाद कि अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। सो स्लो आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एनी आइडियल गैस कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जाम्पल इन विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैस। If gas is heated slowly such that heat supplied is used up in the expansion of the gas, that is in doing an external work without raising the temperature, and then entire heat is converted into work. And the difficulty of this process is that it cannot be carried up to infinite time. ये पैराग्राफ अब आपने लिख दिया, ब्ला 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 मैंने बोला, आपने लिख दिया। अब आप इसको समझिए क्या बोला है मैंने कि अगर एक आइडियल गैस आपके पास है
और उस आइडियल गैस को आप एज एन एग्जाम्पल ले सकते हैं, एज अ सिस्टम ले सकते हैं, ताकि हम कन्वर्जन करें हीट की किस में, वर्क के अंदर। और मैं काम कौन सा करवाऊंगी, हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, कि अगर मैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाऊँ गैस की विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, क्योंकि जब मैं एक्सपेंशन करवाऊंगी, एक्सपेंशन कॉजेज कूलिंग, हम लोगों ने इसको पढ़ा है, हमने इसको प्रूव भी किया है कि जब गैस कूल डाउन होगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, वो हमें नहीं होने देना है, जस्ट लाइक जैसे हमने पिछले केस में स्टोन्स का नहीं होने दिया था। सो अगर हम वो काम नहीं होने देते तो सारी की सारी जो हीट है वो किस में यूज़ हो जाएगी, एक्सपेंशन में यूज़ हो जाएगी, और इसका मतलब सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इस काम को आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर तो जब आपको वर्क को हीट में कन्वर्ट करना था, आप इनफाइनाइट टाइम तक वो काम, इनडेफिनेट टाइम तक वो काम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस, अब मैं जो आगे बोल रही हूँ आप इसको भी नोट डाउन कीजिए इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज, प्रेशर विल डिक्रीज, क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए कि ऐसा सिस्टम है, हमें पता है हम वही छोटा सा प्यारा सा अपना क्यूट सा सिलेंडर लेते हैं फिटेड विद अ पिस्टन, तो जब गैस एक्सपैंड होगी ये पिस्टन को ऊपर को पुश करेगी। अब गैस मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा स्पेस मिल गई है, ज़्यादा जगह मिल गई है, वो दूर दूर हो गए और धक्का मुक्की डिशुम डिशुम एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, सो प्रेशर ऑफ द गैस विल रिड्यूस। तो आपको क्या लिखना है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेज, प्रेशर विल डिक्रीज, एंड व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रोसेस विल स्टॉप। क्योंकि ये एक्सपेंशन तब तक होती रहेगी जब तक बाहर वाला प्रेशर, क्योंकि यहाँ से एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी तो लग रहा है, इधर से गैस का प्रेशर है, और ये प्रोसेस हमें पता है कि जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता प्रोसेसेस चलते रहते हैं दुनिया में। जब गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, दिस प्रोसेस विल स्टॉप। तब हम, इसीलिए मैंने कहा कि हम इस प्रोसेस को इनडेफिनेट टाइम तक नहीं करवा सकते हैं। So we thus conclude that we will have to perform a series of such processes so that gas again comes to the original condition and we can repeat this process. Such a series of process is called cycle. क्योंकि हम एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, इसके बाद हम अपने सिस्टम के अंदर डिफरेंट तरीके से चेंजेस लाएंगे, जैसा कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे कार्नोट साइकिल की। तो वहाँ पर यही है कि पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाई, फिर एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवाई, फिर वापस से कॉन्ट्रैक्शंस करवाई, ताकि गैस अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए और उसके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाए, और सारा की सारा जो हीट है वो किस में कन्वर्ट हो सके, वर्क में कन्वर्ट हो सके। सो जब आप ये साइकिल की बात कर देंगे, इसके बाद आप कहेंगे इन अ साइकिल सम हीट इज एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड एंड वर्क जो है आप कहेंगे कि वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। या तो सिस्टम हीट गेन करेगा या सिस्टम हीट रिजेक्ट करेगा, और वर्क या तो सिस्टम द्वारा किया जाएगा या सिस्टम के ऊपर किया जाएगा। हीट रिजेक्टेड, हीट गिवन, साइन कन्वेंशंस, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा, हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव, हीट टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम इज टेकन नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज इज टेकन पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज इज टेकन नेगेटिव। एंड बात रह गई है किसकी, वर्क डन की। वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन पॉजिटिव क्योंकि उससे एक्सपेंशन होगी, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन नेगेटिव क्योंकि उससे कंप्रेशन होगी, वॉल्यूम जो है गैस का वो कम होगा। सो ये सब मैंने आपको याद करवाने के लिए कहा था। साइकिल की बात करने के बाद आप लोग ये कहेंगे कि सिस्टम के ऊपर भी वर्क हो सकता है, सिस्टम भी वर्क कर सकता है। यू विल से इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट and converts its few part into work and rejects remaining heat to any other substance or any other reservoir, heat reservoir, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन बोलते हैं। सो बेसिकली इसी को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने जो बात कही थी कि रिवर्स प्रोसेस करवाने के लिए हमें काम करना पड़ता है, और वही उसी बात को हीट इंजन के अंदर रियलाइज़ किया गया है कि अगर कोई वर्किंग सब्सटेंस किसी एक बॉडी से हीट ले लेता है, कुछ वर्क परफॉर्म करता है, और बची हुई हीट को वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। इट कैन रिजेक्ट इट टू द सराउंडिंग्स इवन, और उसका खुद का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, खुद की इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी जो हमें चाहिए एफिशिएंसी हाई के लिए। सो ये सारे जो थी ये रहेगी इंट्रोडक्शन किसकी, हीट इंजन की। सो इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑफ दीज हीट इंजन्स आर स्टीम इंजन्स, गैस इंजन्स, ऑयल इंजन्स, सब इनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं।
सो इतनी इंट्रोडक्शन के बाद आपको बात करनी होगी प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल मैंने बहुत पहले बता दिया, आप इंट्रोडक्शन के बाद आप यहाँ पर हेडिंग दे देंगे प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल ऑफ हीट इंजन में आप क्या लिखेंगे, हीट इंजन इज बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच गिव्स अस द एग्जैक्ट डायरेक्शन एंड द अमाउंट इन विच हीट एंड वर्क आर इंटरकन्वर्टिबल म्यूचुअली। तो ये इतना प्रिंसिपल लिखने के बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर होता है कि इसके अंदर क्या क्या वेरियस पार्ट्स हैं, जो ये मैंने इधर डायग्राम ऑलरेडी पहले से बना रखी है। दिस शोज द कंस्ट्रक्शन और द वर्किंग इवन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हीट इंजन। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में आप इसको बना दीजिए, आप वर्किंग में एक्सप्लेन कर देंगे। सो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पर कहेंगे कि हीट इंजन कॉन्स्टिट्यूट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एंड फर्स्ट कंपोनेंट इज हीट सोर्स। जो ये मैंने लिखा है पहले, सोर्स हॉट बॉडी या फिर हीट सोर्स और हॉट बॉडी विच इज़ एट अ टेम्परेचर T1। ये सब हेडिंग देने के बाद आप इसको बताएंगे कि होता क्या है। अ हॉट बॉडी एट हायर टेम्परेचर T1 दैट विल सप्लाई हीट एनर्जी टू द वर्किंग सब्सटेंस इज कॉल्ड हॉट हीट सोर्स। हॉट बॉडी तो वो है ही, तो उसको हम हीट सोर्स बोलते हैं। और इट इज़ अ रिजर्वायर ऑफ हीट मेंटेन्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हैज़ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। हम लोगों ने हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट की बात पिछली वीडियोस के अंदर की और मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि हीट को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी, कि जितनी हीट के बाद उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, सिस्टम रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, उसको हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब इसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होने का क्या मतलब, आप कितनी भी हीट दे दीजिए आपको लगेगा ही नहीं कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया है, क्योंकि जब तक 1 डिग्री सेल्सियस तक का राइज नहीं हो जाता हम उसको इंक्रीज नहीं मानेंगे। सो इसका टेम्परेचर राइज ना होने का मतलब क्या है कि ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर पे, इसका टेम्परेचर पहले से ही बहुत ज़्यादा है, आप क्या बढ़ा लोगे भैया। सूरज के आगे दिया दिखाने की बात है कि सूरज को कहना कि ले भैया मेरे दिए से रोशनी ले ले। सो ऐसा रहेगा हॉट बॉडी को हीट देके उसका टेम्परेचर बढ़ाना। दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि इसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी रहेगी। सो आपको 2 बातें करनी है इसके अंदर, कि जो हीट सोर्स रहता है वो हॉट बॉडी होती है एट अ हायर टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पर हम इसको मेंटेन करके रखते हैं। रिजर्वायर मतलब क्या, स्टोर हाउस कह सकते हैं आप, ठीक है। और हीट का स्टोर हाउस है, उसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। सो ये एक बेसिकली हीट रिजर्वायर है जिसको हमने हायर टेम्परेचर पर मेंटेन करके रखा है और इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। तो 2 बातें इसमें करनी होती हैं, एक ये बॉडी हॉट है, हाई टेम्परेचर पे है, और दूसरी बात हम करते हैं इसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी की। सेकेंड जो आप इसके अंदर लिखेंगे कंपोनेंट, दैट इज़ कोल्ड बॉडी या फिर मैं कहूँ हीट सिंक। यहाँ पर हीट सोर्स था तो मैं कह दूँगी इसको हीट सिंक या फिर कोल्ड बॉडी। ठंडी बॉडी, ठंडा ठंडा कूल कूल, नवरत्न तेल नहीं है ये। सो यहाँ भी आपको वही 2 बातें करनी है लेकिन रिवर्स में करनी है। सो जनरली अ कोल्ड बॉडी मेंटेन्ड एट लोअर टेम्परेचर T2, वर्किंग सब्सटेंस से हॉट बॉडी हीट सोर्स का टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा होता है और हीट सिंक का टेम्परेचर बहुत 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 कम होता है। सो कोल्ड बॉडी एट लो टेम्परेचर T2 that absorbs the rejected heat is called heat sink. It is a body of again infinite heat capacity because whatever heat is rejected to it, its temperature stays T2. क्योंकि आप इसको कितनी भी हीट देते रहिए, इसका टेम्परेचर T2 ही रहेगा। जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है हीट देने से तो वो सब्सटेंस क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है, उसके अंदर हीट को बर्दाश्त करने की बहुत कैपेबिलिटी है। सो ये आपको लिखना है हीट सिंक के अंदर। एंड थर्ड वन यू विल राइट वर्किंग सब्सटेंस। भैया जिसने काम करना है उसको हम कैसे बोल सकते हैं, ये हमारा वर्कर है, वर्कर के बिना काम नहीं चलेगा। सो वर्किंग सब्सटेंस आप सब हेडिंग देंगे एंड इन दिस यू विल राइट अ मटीरियल विच एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सोर्स, perform some work out of it and remaining heat is rejected to the sink. ऐसे जो मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं, कि जो हॉट बॉडी से कुछ हीट लेता है, कुछ वर्क परफॉर्म करता है, बची हुई हीट किसको रिजेक्ट कर देता है, हीट सिंक को रिजेक्ट कर देता है। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। और जनरली कोई ना कोई आइडियल गैस हो सकती है, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है स्टीम इंजन्स, इनके अंदर वर्किंग सब्सटेंस सुपर हीटेड स्टीम होती है। सो इन आप लोग देख सकते हैं फॉर एग्जांपल इन स्टीम इंजन द वर्किंग सब्सटेंस इज सुपर हीटेड स्टीम।
सो इन फोर्थ पॉइंट यू विल राइट, देख लीजिए सोर्स है, वर्किंग सब्सटेंस है, सिंक है, तो तीन तो ये मेजर पार्ट्स हो गए। अब इनको आपस में जोड़ने के लिए हमें इंटरमीडिएट्स भी तो चाहिए। सो फोर्थ वन इज मैकेनिकल पार्ट्स, मतलब वो चीज़ें जो इनको आपस में जोड़ने का काम करेंगी। सो इन एडिशन टू दीज थ्री सब सिस्टम्स, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी एंड वर्किंग सब्सटेंस, we need mechanical parts as well, and they help to you will say they help to contain working substance, transfer the mechanical work, mechanical energy into appropriate points of the engine, and ये जो interconnections है, जो interconnecting part है कि working substance को इसके साथ connect करवाया, working substance को इसके साथ connect करवाया, इसने जो work perform किया उसको receive किया। So ऐसे जो हम कहें कि helpers हैं, इसके अंदर जो helping elements हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, mechanical parts, क्योंकि कभी उसके पास जाएंगे, कभी उसके पास जाएंगे, कभी मैकेनिकल मतलब मोशन, तो उस बेचारे को कभी यहाँ लेकर जाया जाएगा, कभी यहाँ लेकर जाया जाएगा, कभी यहाँ लेकर जाया जाएगा। सो उनको हम बोलते हैं मैकेनिकल पार्ट्स, जो इनका इंटरकनेक्शन मेंटेन करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट इंजन। इसके बाद आपको बात करनी होती है वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, कि किस तरीके से काम करता है और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। लेट अस डिस्कस दिस नाउ। सो स्टेप बाय स्टेप, हेडिंग पर हेडिंग हम लोगों को काम करना होता है और उसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अटेम्पटेशन मैटर करती है कि आपको एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिलेंगे। सो हेडिंग पर हेडिंग आप लोग लिखते रहिए। आफ्टर दैट यू विल गिव सब हेडिंग वर्किंग एंड एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये हेडिंग देने के बाद आप लोग लिखेंगे द वर्किंग सब्सटेंस, ये वाला वर्किंग सब्सटेंस है, कोई आइडियल गैस हो सकती है। इट विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सोर्स विच इज जनरली अ हॉट बॉडी, एब्जॉर्ब्स फ्यू हीट फ्रॉम दिस सोर्स, and you will say it will perform some work, mechanical work, and remaining part of heat will be rejected to sink. Since working substance immediately transfer heat to sink, its on temperature remains same as it was before the absorption of heat. Thus it is again ready to absorb new heat from the source and repeat this process over and over again. क्योंकि हमें प्रॉब्लम प्रोसेस को रिपीट करने में ही आ रही थी, तो हमने क्या किया कि इसने इससे Q1 हीट ली, उस कुछ वर्क परफॉर्म करके हमें दे दिया और इमीडिएटली सारी की सारी हीट बची हुई किसको दे दी, इस सब्सटेंस को, वापस खुद से उसी टेम्परेचर पर आ गया। इसका मतलब ये फिर से रेडी है नई हीट लेने के लिए, फिर वर्क परफॉर्म करने के लिए, फिर सिंक को देने के लिए, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। एंड दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली द वर्किंग ऑफ हीट इंजन। कितनी आसान वर्किंग है। सो ये आपके सामने फ्लो चार्ट है। मैं फिर से कह रही हूँ Q1 आपको मेंशन भी करना होगा, मैं बार बार बता रही हूँ। Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट taken by working substance from heat source, and Q2 is heat rejected to the sink by working substance, and W is the work performed. Now because temperature of working substance do not change during this process, so its internal energy remains same. मतलब जो du रहता है हमारा आपका सबका uf minus ui, u final minus u initial, it will become 0. So according to first law of thermodynamics, delta q is equal to du plus delta w होता है। हमें पता है, मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है। So put this du equal to 0 here. So delta q is equal to delta w. मतलब चेंज इन हीट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और वर्क डन जो चेंज इन हीट, यहाँ पर चेंज इन हीट कितना है, Q1 ली थी, Q2 रिजेक्ट कर दी, तो चेंज इन हीट कितना आया, Q1 माइनस Q2। सो वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ये सारा हो गया कि कितना वर्क हुआ। उसके बाद आप यहाँ पर आगे सब हेडिंग इधर नीचे दे देंगे, मैं इधर लिख देती हूँ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। एफिशिएंसी क्या होती है कि उसके काम करने की कैपेसिटी कितनी है, आपको कैपेसिटी देखना है। जैसे आपके एग्जाम में मार्क्स आते हैं, सपोज यू हैव सिक्योर्ड 95 आउट ऑफ 100, तो हम लोग लिखते हैं 95 अपॉन 100। 95 ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गए, 100 जो टोटल थे।
सो ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल, आउटपुट अपॉन इनपुट, यहीं से एफिशिएंसी है, यहीं से आपका पता लगता है कि आप कितने कैपेबल हैं, कितने मार्क्स आपने गेन की। सो हमेशा हर बार एफिशिएंसी क्या रहती है, आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ पर आउटपुट क्या है, हम वर्क डन ले रहे हैं, इनपुट क्या है, जो ये हीट ले रहा था हीट सोर्स से। So efficiency of heat engine is defined as ratio of mechanical work performed to heat absorbed from the source. So work done is heat output by input. Output क्या है, efficiency का सिंबल रहता है ग्रीक लेटर ईटा, आउटपुट मतलब वर्क डन एंड इनपुट मतलब Q। आउटपुट इसने हमें ये दी और इनपुट इसने क्या ली थी, Q1। सो आप लोग डिफाइन क्या करेंगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मैकेनिकल वर्क परफॉर्म टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द हीट सोर्स। और W हमें पता है Q1 माइनस Q2 है, तो अपॉन Q1। सो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज द फॉर्मूला फॉर एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे कि दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस T2 बाई T1। इसको ये भी लिख सकते हैं, T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड T1 इज टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स। और हमें पता है कि एफिशिएंसी हर एक इंजन की, हर एक सिस्टम की, इट इज़ लेस देन 1 ऑलवेज, क्योंकि सिंक का जो टेम्परेचर रहता है वो कुछ वैल्यू पे होता है। ये जो है हीट ईटा, इट इज़ इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ़। ये 1 के इक्वल कब हो जाएगी, जब हमें पता है कि मैं कहूँ कि Q2 क्या हो जाए, 0 हो जाए, कि जो हीट है सारा का सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो जाए, सिंक को कोई भी हीट रिजेक्ट ना हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। हीट रिजेक्टेड टू सिंक कैन नेवर बी 0। सो इसीलिए, और दूसरे तरीके से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस T2 को 0 होना पड़ेगा, विच इज़ टेम्परेचर ऑफ सिंक। 0 केल्विन टेम्परेचर इज़ नॉट अटेनेबल टिल डेट, और हम कहते हैं कि हम अचीव कर भी नहीं पाएंगे। सो दैट इज़ वाई एफिशिएंसी किसी भी इंजन की 100% नहीं हो सकती। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट इंजन। मैं फिर भी प्रेफर करूँगी कि आप लोग एग्ज़ाम में इतना लिखने के बाद इसकी एग्जाम्पल्स की बात ज़रूर करें। तो इसके बाद आप लोग सब हेडिंग इसमें दे दीजिएगा एग्जाम्पल्स। थोड़ा थोड़ा आप एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे तो एग्जामिनर को ये हो जाता है कि आपको ये टॉपिक आता था, आपको अच्छे से समझ थी, एंड योर अटेम्प्टेशन इज़ ऑल्सो प्रेजेंटेड वेल। सो एग्जाम्पल्स में हम 2 की बात करेंगे, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। तो आप पहले सब हेडिंग दे दीजिए, एक्सटर्नल कंबशन इंजन और स्टीम इंजन। तो एग्जाम्पल में एक्सटर्नल कंबशन इंजन, या फिर आप लोग इसको हीट इंजन, स्टीम इंजन कह सकते हैं। हीट इंजन तो हम सारा ही कर रहे हैं, सो इट इज़ स्टीम इंजन। इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो स्टीम होती है दैट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम फर्नेस। स्टीम इज द वर्किंग सब्सटेंस, फर्नेस इज हीट सोर्स। इट कन्वर्ट सम पार्ट इनटू वर्क and by the force applied to piston and reject rest of the heat to the atmosphere which act as sink। तो इतना लिखने के बाद आप सेकंड एग्जाम्पल दे देंगे इंटरनल कंबशन इंजन। और जैसे कि कार के इंजन होते हैं, पेट्रोल एरोप्लेन्स के अंदर जो इंजन्स होते हैं वो सब इंटरनल कंबशन इंजन्स हैं। सो इंटरनल कंबशन इंजन्स के अंदर आप लोग बात करेंगे हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्लोजन ऑफ मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल वेपर्स इन द चैम्बर विच कॉन्स्टिट्यूट्स द फर्नेस। कि एक एक्सप्लोजन होता है एयर का पेट्रोल वेपर्स के साथ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, दैट एक्ट एज हीट सोर्स। एटमॉस्फेयर इज़ द कोल्ड बॉडी। एटमॉस्फेयर उसी तरीके से सराउंडिंग्स जो रहती हैं वो सिंक का काम करती हैं, एंड एयर इज़ द वर्किंग सब्सटेंस। इंटरनल कंबशन के इंजन के अंदर एयर क्या रहती है, वर्किंग सब्सटेंस। सो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क ऑलवेज इन्वॉल्व्स अ ड्रॉप इन टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। नो बॉडी हैज़ बीन एबल टू गेट अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम अ सिंगल सप्लाई ऑफ हीट, जो कि हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बात करी थी। Thus it is not possible to derive work from heat without source and sink at different temperatures। सोर्स और सिंक को डिफरेंट टेम्परेचर्स पर किए बिना हम वर्क नहीं ले सकते। किसी भी सब्सटेंस से किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह से हम वर्क परफॉर्म नहीं करवा सकते। सो इसके बाद आप लोगों को बात करनी होती है फॉर नीड ऑफ सुटेबल हीट सिंक एट लोअर टेम्परेचर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी just like sea water। So heat engine provides a continuous supply of work because आप कह सकते हैं कि it is
मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर जो साइकिल्स हैं उसके ऑपरेशंस के, वेरियस ऑपरेशंस के, दोज आर बीइंग रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। इनडेफिनेटली हम साइकिल्स को रिपीट कर रहे हैं कि हीट ली, वर्क परफॉर्म किया, सिंक को दी, फिर हीट ली, फिर वर्क परफॉर्म किया, फिर सिंक को ली। दी साइकिल्स आर रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन। सो दिस प्रोसेस कैन बी रिपीटेड पेरियोडिकली टू गेट अ कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ वर्क। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीट इंजन। अगली वीडियो के अंदर हम फिर से एक खूबसूरत से टॉपिक के साथ हाजिर होंगे एंड वी विल टॉक अबाउट कार्नोट इंजन एंड कार्नोट साइकिल। थैंक यू सो मच।